नमस्कार दोस्तों। हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा एक लड़के को, जिसे विदेशी न्यायाधिकरण के द्वारा विदेशी घोषित किया गया था, उस फैसले को हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा बरकरार रखा है। हालांकि उस लड़के के माता पिता भारतीय हैं, लेकिन उस लड़के को गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा विदेशी घोषित किया है। इसके साथ ही साथ जो नागरिकता है, उसको लेकर के गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा एक नई रूलिंग दी गई है। हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत की नागरिकता उसके दस्तावेज नहीं, बल्कि व्यक्ति खुद साबित करता है कि वो भारत का है या नहीं। इसको लेकर के हाल ही में एक खबर चर्चा में है। पैन कार्ड, वोटर आईडी जैसे 16 डॉक्यूमेंट गुवाहाटी हाईकोर्ट में पेश किए गए, फिर भी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर सका युवक। यानी ये खबर है जिसको लेकर के ये टॉपिक है वो चर्चा में आया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा नागरिकता को लेकर के क्या रूलिंग दी गई है, और आखिरकार ये व्यक्ति अपनी नागरिकता कैसे साबित नहीं कर सका, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो ये मामला असम के कामरूप जिले के निवासी अमीनुल हक से जुड़ा हुआ है। कामरूप के विदेशी न्यायाधिकरण ने 28 जनवरी 2019 को अमीनुल को विदेशी घोषित किया था। इस फैसले के खिलाफ अमीनुल ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस समीमा जहां की बेंच ने इस पर सुनवाई की। बेंच ने 30 जून को आदेश जारी करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। अमीनुल के वकील ने दलील दी कि वह प्रवासी मजदूर है और दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी के कारण उसे विदेशी घोषित कर दिया गया था। यानी जो फैसला है, जिस फैसले में व्यक्ति को विदेशी घोषित किया गया था, वो कामरूप के एक न्यायाधिकरण ने सुनाया था 28 फरवरी 2019 को। उसके खिलाफ जाते हुए अमीनुल ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस याचिका को सुनवाई के बाद 30 जून को बेंच के द्वारा खारिज कर दिया है। अब यहाँ पर कोर्ट के द्वारा कानूनी क्या आधार बताए गए हैं, तो हाईकोर्ट ने विदेशी अधिनियम 1964 की धारा 9 का हवाला दिया है। धारा 9 के अनुसार जब किसी व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल उठे या विदेशी होने का शक हो, तब साबित करने की जिम्मेदारी होती है वो उस व्यक्ति की होती है कि वो भारत का है या नहीं, वो व्यक्ति खुद साबित करता है। अब कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह जिम्मेदारी राज्य की नहीं बल्कि नागरिक की खुद की है। सिर्फ दस्तावेजों का अंबार लगा देना नागरिकता साबित करने के लिए काफी नहीं माना जाएगा या माना गया है। दस्तावेजों के बीच नाम के अंतर और पारिवारिक कड़ियों को कानून रूप से तोड़ना जरूरी बताया गया है। इसके साथ ही साथ अदालत ने कहा कि 16 दस्तावेजों जो होने के बावजूद ये जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं हुई है। यानी अदालत ने इसमें जो सहारा लिया है वो विदेशी अधिनियम 1964 की धारा 9 का लिया है, जो कहती है कि व्यक्ति के ऊपर अगर सवाल उठे कि वो भारत का है या नहीं, विदेशी होने का शक हो, तो ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है कि वो अपनी नागरिकता को साबित करे कि वो भारत का ही है। ये जिम्मेदारी राज्य की नहीं होती है। इस प्रकार से पूरी की पूरी जिम्मेदारी है वो उसी व्यक्ति के ऊपर डाल दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आप दस्तावेजों को अंबार लगा दें, तो ये उसके बावजूद भी जो है जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है, आपको ये जिम्मेदारी पूरी करनी ही होगी। इसके साथ ही साथ अमीनुल ने कौन कौन से दस्तावेज पेश किए, तो 1951 के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की उसकी द्वारा कॉपी पेश की, जिसमें दादा और उसके पिता का नाम दर्ज था। 1966 से लेकर 2017 तक की वोटर लिस्ट की प्रमाणित कॉपियां भी उसमें पेश कराई गई, जिसमें माता पिता और उनका नाम भी दर्ज था। 1973 के जमीन खरीद के कागजात, इसके साथ साथ पैन कार्ड, वोटर आईडी, स्कूल का सर्टिफिकेट। सुनवाई के दौरान पिता खुद कोर्ट में आकर के उपस्थित होकर उसके द्वारा मौखिक रूप से गवाही भी दी गई थी। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी कोर्ट ने मना कर दिया कि ये जो प्रूफ है वो इनकम्प्लीट है, और इसके बावजूद जो है उसे भारतीय घोषित करने से गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा मना कर दिया। अब कोर्ट ने सभी दावे खारिज क्यों किए, इसके पीछे कोर्ट ने बताया कि याचिकाकर्ता 3 अलग अलग गांवों, जिसमें डोवाकुरा, गोगुदोवा और हासदोवा की वोटर लिस्ट में परिवार की लगातार मौजूदगी साबित नहीं कर सका।
इसके साथ ही बिना किसी दस्तावेजी सबूत के केवल ये दलील दी गई कि परिवार समय समय पर गांव बदलता रहा है। कोर्ट के अनुसार वोटर लिस्ट के गैप को छिपाने के लिए ये कहानी थी वो गढ़ी गई थी। 2017 में स्कूल हेडमास्टर द्वारा सर्टिफिकेट लिखा गया था। उसने 1999 में स्कूल छोड़ा, लेकिन इसमें जारी करने वाले हेडमास्टर की कोर्ट में गवाही नहीं कराई गई। सिर्फ पिता की जुबानी पहचान को बिना पुख्ता दस्तावेजी सबूत के बाप बेटे का रिश्ता साबित करने के लिए यह पर्याप्त नहीं माना गया। नामों की स्पेलिंग में गड़बड़ी को कोर्ट ने खारिज होने का गंभीर आधार नहीं माना। फिर भी अन्य खामियां यहां पर भारी पड़ गई। यानी कोर्ट ने कहा कि जब व्यक्ति बता रहा है कि उसके पास वोटर लिस्ट थी, वोटर लिस्ट में उसने अपनी मौजूदगी दिखाई, लेकिन जब मौजूदगी दिखाई तो उसके द्वारा गांव भी चेंज किए गए, और गांव चेंज किए गए तो गांव चेंज करने के दौरान जब वोटर लिस्ट में जो गैप थे, उन गैप के बारे में उसके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। जबकि उसे बताना चाहिए था कि उसने ये गांव क्यों छोड़ा और इसके दौरान उसने क्या किया, लेकिन उसके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो कोर्ट ने माना कि ये कुछ कहानियां गढ़ी गई हैं जो वोटर लिस्ट के गैप को छुपाने के लिए की गई हों। इसके साथ ही साथ 2017 का जो सर्टिफिकेट था हेडमास्टर के द्वारा लिखा गया था कि 1999 में उसके द्वारा स्कूल छोड़ा गया था। अब जिस हेडमास्टर के द्वारा ये लिखा गया था उस हेडमास्टर को कोर्ट में जाकर गवाही देनी थी, लेकिन उस हेडमास्टर के द्वारा कोर्ट में गवाही नहीं दी गई। इन दोनों के दोनों संदेहों के द्वारा इसकी पूरी की पूरी नागरिकता को घेरे में ले लिया, और इसी वजह से इसकी नागरिकता के सबूत पूरे न होने के कारण कोर्ट ने इसकी याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अब यहाँ पर ये जो पूरा पूरा पर्सपेक्टिव है जिसमें कोर्ट ने मौखिक साक्ष्यों से परे जाकर के, दस्तावेजी साक्ष्यों से परे जाकर के उसके द्वारा देखा गया है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, कोर्ट के द्वारा इसका आकलन किया गया है और उसके बाद अपना फैसला सुनाया है, जो सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। और यूपीएससी और यूपीपीसीएस परीक्षा के लिहाज से इसमें क्या महत्वपूर्ण है, तो विदेशी अधिनियम 1964 की धारा 9 और सबूत के भार, बर्डन ऑफ प्रूफ की अवधारणा गवर्नेंस और पॉलिसी के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ असम में नागरिकता निर्धारण की जो प्रक्रिया है, एनआरसी विदेश न्यायाधिकरण देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरीके से अलग है और विशिष्ट है। यानी देश के अन्य हिस्सों में जिस प्रकार से व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण किया जाता है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जाकर के असम में किया जाता है। यह मामला दस्तावेजी साक्ष्य बनाम मौखिक गवाही के कानूनी महत्व को भी दर्शाता है कि किस प्रकार से उस व्यक्ति के द्वारा इतने साक्ष्य उपलब्ध कराए, उसके बावजूद भी यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा मना कर दिया कि ये व्यक्ति भारत का नहीं है। यानी कहीं ना कहीं दस्तावेजी साक्ष्य होने के बावजूद, मौखिक गवाही होने के बावजूद कोर्ट के द्वारा किस प्रकार से मना कर दिया। इसके साथ ही साथ असम समझौता 1985 और नागरिकता से जुड़े प्रावधान भी इस विषय से जुड़े हैं, और यह फैसला दिखाता है कि न्यायपालिका दस्तावेजों की मात्रा से अधिक उसकी कानूनी निरंतरता और विश्वसनीयता को किस प्रकार से महत्व देती है। यानी इस मामले ने, इस फैसले ने दिखा दिया है कि किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ दस्तावेजों का अंबार लगा देना, एविडेंस दिखा देना ही महत्वपूर्ण नहीं है। वहाँ पर यह भी दिखाना जरूरी है कि आपके एविडेंस कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। इस प्रकार से कोर्ट के द्वारा इन सभी पर ध्यान देते हुए इस व्यक्ति की नागरिकता को खारिज कर दिया और इसे विदेशी घोषित करने के न्यायाधिकरण के जो आदेश थे उन्हें बरकरार रखा। दोस्तों, ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में समझा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ ही साथ कंसल्ट रहिए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी है, तो आप इसे लेटेस्ट अपडेट के लिए वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।